नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर 2 मतलब यूनिट 2 की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग बीएड स्पेशल कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है उसका मैं यूनिट 2 यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप लोगों को ऐसे सेशन और भी चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए, तो मैं ऐसे और सेशन लाता रहूँगा। जिससे अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सेमेस्टर के, तो आप लोगों को काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जितने भी भाइयों का एग्ज़ाम है सभी को शेयर कीजिएगा वीडियो, जिससे सभी लोगों तक पहुँचे और आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा आप लोगों को होने वाला है। तो मैं चलिए शुरुआत करता हूँ। तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये यूनिट 2 है, मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बारे में हम पूरा विस्तृत जो है जानकारी लेंगे। छोटे छोटे वीडियो आएंगे, बहुत लंबे वीडियो नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं इस पर लंबे वीडियो भी लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे क्या क्या इसमें टॉपिक्स आने वाली हैं। तो उससे पहले हम लोग एक बार उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, फिर उद्देश्य, फिर मानव विकास की अवस्थाएं और अवस्था विशेष की अवस्थाएं जो होंगी, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अवस्था विशेष के विकासात्मक कार्य, फिर पूर्व बाल्यावस्था के लिए विकासात्मक कार्य, बाल्यावस्था के लिए विकासात्मक कार्य, किशोरावस्था के लिए विकासात्मक कार्य, फिर सारांश होगी, शब्दावली और स्वमूल्यांकन है जो कि प्रश्न होते हैं उसी से रिलेटेड, फिर संदर्भ ग्रंथ जहाँ से ये लिखे गए हैं, फिर निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को पहले हम लोग यहाँ पे जो है पढ़ लेंगे। तो प्रस्तावना से बस ये हमको इसमें इम्पोर्टेंट नोट जो है कि पिछली इकाई में जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित जो है वृद्धि का अध्ययन किया, फिर मानव विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के संबंध में जानकारी वहाँ से हमने प्राप्त की है। प्रस्तुत इकाई में आप मानव विकास की जो है हम लोग जो विभिन्न अवस्थाओं को अब इसमें हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बारे में, और विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं एवं उस अवस्था विशेष में संपादित विकासात्मक कार्यों का अध्ययन कर सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन से आपको मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं को जानने, समझने और उनकी विशेषताओं एवं विकासात्मक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। तो मानव विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में अब हम जानने वाले हैं। मनुष्य के संपूर्ण विकास काल को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि गर्भकाल और परिपक्वता के बीच की प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई पड़ने लगती है। विकासात्मक अवस्थाओं को लेकर मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। गर्भाधान से मृत्यु तक का विकासात्मक अवस्थाओं को निम्नलिखित 8 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें गर्भकालीन अवस्था या जो कि विकास की अवस्था है, गर्भकालीन अवस्था, और जीवन अवधि उसकी जो है गर्भाधान से लेकर, ठीक है, गर्भाधान से लेकर अब अगला जो है अब इसमें पूरा उसमें डिटेल में बताया गया है दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे। गर्भावस्था जो कि जन्म तक, फिर शिशुकाल या शैशवावस्था, जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था होती है। शिशुकाल या शैशवावस्था कब से कब तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को कहते हैं शिशुकाल या शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था या फिर बाल्यकाल, इसको हम कहेंगे। इसमें 2 हैं, एक है पूर्व बाल्यावस्था, एक है उत्तर बाल्यावस्था। तो 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था, फिर 4 वर्ष से 6 वर्ष तक और 7 वर्ष से 12 वर्ष तक जो है उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में जो है 13 से 19 वर्ष तक। किशोरावस्था क्या होगी, 13 वर्ष से 19 वर्ष तक। फिर युवावस्था 20 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 26 से 60 वर्ष तक। फिर वृद्धावस्था होता है। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था का प्रारंभ जो है 60 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। अब गर्भकालीन अवस्था के बारे में हम डिटेल जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। ठीक है,
तो गर्भाकालीन अवस्था के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। यह अवस्था गर्भाधान के समय से लेकर जन्म के पहले की अवस्था है। इस अवस्था की पहले सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें विकास की गति अधिक तीव्र होती है। इसमें जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा में, किंतु जो परिवर्तन इस अवस्था में उत्पन्न होते हैं वे विशेष रूप से शारीरिक होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें शारीरिक होंगे। भाई कोई छोटा बच्चा है तो उसमें शारीरिक जो परिवर्तन होगा वो सर्वाधिक होगा। बाकी मानसिक तो उसके बाद से होता है। समस्त शरीर की रचना, भार, आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था की घटनाएं होती हैं। जैसा कि हम अभी जान चुके हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक संरचना में जो है वृद्धि होती है। संपूर्ण गर्भकालीन विकास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जो संपूर्ण गर्भकालीन विकास है उसको अध्ययन की सुविधा पढ़ने लिखने के लिए हम लोग जो है उस आधार पर हम इसे 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था, इस अवस्था में प्राणी अंडे के आकार का होता है। जो अंडे के आकार का, इसको हम अंडे का आकार, इस अंडे के भीतर तो कोष्ठ विभाजन की क्रिया होती रहती है, परंतु ऊपर से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीव गर्भाशय में तैरता रहता है, जिसके कारण इसे कोई विशेष पोषाहार नहीं मिल पाता, परंतु 10 दिन बाद यह गर्भाशय की दीवार से सट जाता है और माता के शरीर पर भोजन के लिए आश्रित हो जाता है। तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था होती है, जिसे भ्रूणावस्था कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था के जीव को भ्रूण कहते हैं और विकास की गति बहुत तीव्र होने के कारण इस अवस्था में भ्रूण के भीतर अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। शरीर के प्रायः सभी मुख्य अंगों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा उसका भार लगभग 2 ग्राम हो जाता है, परंतु भ्रूण का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा नवजात शिशु का होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। इस अवस्था में सिर का आकार अन्य अंगों के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। कान भी सिर से काफ़ी नीचे स्थित होते हैं। नाक में भी केवल एक ही छिद्र होता है और माथे की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक हो जाती है माथे की चौड़ाई। भ्रूण का निर्माण 3 परतों में होता है, 3 परतों से होता है भ्रूण का निर्माण। बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को सोडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। तो दोस्तों बाहरी परत को एक्टोडर्म, बीच वाली परत को सोडर्म और आंतरिक परत को एंडोडर्म कहा जाता है। इन्हीं 3 परतों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। बाहरी परत से त्वचा, नाखून, दांत, बाल तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। इनमें से मस्तिष्क का विकास तो सब बड़ी तेजी से होता है। 4 सप्ताह की अवस्था में मस्तिष्क के विभिन्न भागों को पहचाना जा सकता है। बीच की परत से त्वचा की भीतरी परत तथा मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार आंतरिक परत से फेफड़े, यकृत, पाचन क्रिया से संबंधित अंग तथा विभिन्न ग्रंथियां बनती हैं। गर्भकालीन विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था कही जाती है। यह तीसरे महीने के प्रारंभ से जन्म लेने के पूर्व तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को निर्माण की अवस्था नहीं बल्कि विकास की अवस्था समझना चाहिए, क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया होता है उन्हीं का विकास इस अवस्था में होता है। प्रत्येक महीने गर्भस्थ शिशु के आकार तथा भार में वृद्धि होती रहती है। प्रत्येक महीने जो है गर्भस्थ शिशु जो है गर्भ में, उसमें क्या होता है, आकार और भार में उसके वृद्धि होती रहती है। 5 महीने में इसका भार 10 औंस तथा लंबाई 10 इंच होती है। 5 महीने में जो इसका भार होता है वो 10 औंस और लंबाई इसकी कितनी होती है, 10 इंच होती है। 8वें महीने में शिशु वजन में 5 पाउंड का हो जाता है। 8वें महीने में जो शिशु का वजन है वो 5 पाउंड का हो जाता है और लंबाई उसकी 18 इंच तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 7 साढ़े 7 पाउंड तथा लंबाई 20 इंच होती है। जन्म के समय जो शिशु का भार होता है वो 7 साढ़े 7 पाउंड तथा लंबाई 20 इंच तक होती है। इस अवस्था में हृदय, फेफड़े, नाड़ी मंडल कार्य भी करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि यदि 7वें महीने में ही बच्चा पैदा हो जाए तो वह जीवित रह सकने योग्य होगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक इसका जो है पहला हमारा समाप्त हो गया। अब दूसरा टॉपिक हमारा है शैशवावस्था। तो अब हम शैशवावस्था के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो जन्म से लेकर 3 वर्षों की अवस्था को हम क्या कहते हैं? शैशव अवस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 3 वर्षों की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। इस आयु के बालक को नवजात शिशु भी कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि इस अवस्था में बालक के भीतर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता। जन्म लेने के बाद जिस नए वातावरण में बालक अपने को पाता है, उसे समझने और उसमें एक अपने को समायोजित करना उसके लिए आवश्यक होता है। अतः इस अवस्था में समायोजन की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के भीतर किसी विशेष मानसिक या शारीरिक विकास के लक्षण नहीं दिखलाई पड़ते। अब हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट बाल्यावस्था जो है नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। तो जैसा पहले अध्याय में बताया जा चुका है, विकासात्मक मनोविज्ञान में बाल्यावस्था का प्रयोग प्रायः उसके व्यापक अर्थ में किया जाता है। व्यापक अर्थ में बाल्यावस्था गर्भकाल से परिपक्वता तक जीवन प्रसार को कहा जाता है। परंतु जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही होता है। उस संदर्भ में बाल्यावस्था अन्य अवस्थाओं की भांति किसी विकास की एक विशेष अवस्था समझी जाती है जिसमें कुछ प्रमुख मानसिक और शारीरिक विशेषताएं आविर्भूत होती हैं। अपने संकुचित अर्थ में बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इस लंबी अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। निरंतर वातावरण के संपर्क में रहने के कारण इस अवस्था में बालक उससे भली भांति परिचित हो जाता है और उस पर यथासंभव नियंत्रण करने लगता है। वातावरण में अपने को समायोजित करने के लिए वह नित्य प्रयास करता रहता है। इस प्रकार का समायोजन स्थापित करना ही बाल्यावस्था की प्रमुख समस्या होती है और इस प्रक्रिया में उसकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर कार्य करती है। समूह प्रवृत्ति इस अवस्था की एक दूसरी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप बालक के भीतर सामाजिक भावनाओं का विकास प्रारंभ होता है और घर के भीतर की सीमित वातावरण से ऊब कर वह बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करने लगता है। सामूहिक परिस्थितियों में पढ़कर बालक में अनुकरण, खेल, सहानुभूति और निर्देश ग्राहकता का विकास होने लगता है। उसकी अधिकांश नैतिकता समूह द्वारा ही नियंत्रित और निर्देशित होती है, परंतु अभी उससे उच्च नैतिक आचरण और आदर्श नैतिक निर्णय की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ तक बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास का प्रश्न है, बालक के भीतर सहयोग, सहानुभूति और नेतृत्व की भावनाओं के साथ ही अवज्ञा, स्पर्धा, आक्रामकता तथा द्वंद्व आदि का विकास शीघ्रता से होने लगता है। यह सारी बातें बालक के सामाजिक समायोजन तथा उसके मस्तिष्क के उचित विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में पढ़कर वह आत्मनिर्भर होना सीखता है। परंतु द्वंद्व और आक्रामकता के विकास के बावजूद भी किशोरावस्था की तुलना में बाल्यावस्था स्थिरता और शांति की अवस्था समझी जाती है। इस अवस्था में बालक घर के भीतर के संकुचित वातावरण से निकलकर पाठशाला और मित्र मंडली में समय व्यतीत करता है, अतः उसे जीवन की अनेक वास्तविकताओं को भली भांति समझने का अवसर मिलता है। वह कठोरताओं और अभावों को चुपचाप सहन कर लेता है, किशोरों की भांति क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसमें 2-3 टॉपिक ही कवर करूँगा और जैसा आप लोगों का रिव्यू आएगा, जैसा आप लोग कहेंगे, अगर आगे भी ऐसे आप लोगों को सेशन चाहिए ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और भी जितने फर्स्ट सेम के हमारे सब्जेक्ट हैं उन पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और बाकी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन BEd स्पेशल से रिलेटेड देता रहता हूँ। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उसको, और मेरा इंस्टाग्राम ID भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।